हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। हल्ला बोल, सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी। हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल, हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल भाई हल्ला बोल। 2 जनवरी 1989। अलविदा। दिन निकलते ही मैं फिर से अस्पताल जा पहुंचा। आज वहां कल से भी ज्यादा भीड़ थी। इस हमले की खबर बहुत से अखबारों के पहले पन्ने पर छपी थी। अब हमें मालूम हो चुका था कि साहिबाबाद का एक लोकल कांग्रेसी गुंडा मुकेश शर्मा हमलावरों की अगुवाई कर रहा था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब दोनों जगह कांग्रेस की सरकार। लिहाजा जब उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह अस्पताल आए तो उनका सामना एक गुस्साई भीड़ से हुआ। इन लोगों ने बूटा सिंह को आईसीयू में सफदर को देखने नहीं दिया। वो डॉक्टरों से मिलकर ही वापस लौट गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सफदर के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर ब्रेन सर्जरी होती है तो उसका भी पूरा खर्चा सरकार ही वहन करेगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं कि यह बूटा सिंह के अस्पताल आने से पहले की बात है या बाद की, मगर अब अखबारों की रिपोर्ट्स को देखकर मालूम चलता है कि उस दिन तकरीबन 300 कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने बूटा सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। गृहमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, नेमीचंद्र जैन, रेवती शरण शर्मा, M.K. रैना, बंसी कौल, मनोहर सिंह और सुधीश पचौरी जैसे जाने माने कलाकार और साहित्यकार शामिल थे। रंगमंच समुदाय में आक्रोश इतना गहरा था कि सबने मिलकर 2 जनवरी से शुरू होने वाले साहित्य कला परिषद के रंगमंच उत्सव का बहिष्कार कर दिया। बूटा सिंह ने भी दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, क्योंकि दिल्ली में तब मुख्यमंत्री नहीं हुआ करता था, जगप्रवेश चंद्र को निर्देश दिया कि वो रंगमंच उत्सव को रद्द कर दें। लंबी रटी रटाई परिपाटी के चलते हुए गृह मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि हमले की वजहों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। इस जांच के बारे में उस दिन के बाद किसी ने कभी कुछ नहीं सुना। यहां से प्रदर्शनकारी कलाकारों का जत्था रविंद्र भवन पहुंचा। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित इस भवन के अहाते में तुरत फुरत एक जनसभा आयोजित की गई और फैसला लिया गया कि पूरे देश में 9 जनवरी को प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। उस दिन शाम को सफदर द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस यथासमय आयोजित हुई। कमरा पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और कलाकारों से ठसाठस भरा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वालों में रंगकर्मी गोविंद देशपांडे, M.K. रैना और हबीब तनवीर प्रमुख थे। जन्म के एक्टर्स में से ब्रिजेंद्र ने बताया कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। गोविंद देशपांडे, मेरे पिता, जिन्हें ज्यादातर लोग जीपीडी के नाम से जानते थे, ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस इमरजेंसी से भी ज्यादा गिर चुकी है। अब ये लोग हमें जेलों में नहीं डालते, ना ही खबरों पर पाबंदी लगाते हैं, वे लोगों को सीधा मार डालते हैं। ये तो सेंसरशिप से भी बुरा दौर है। उन्होंने इस बारे में भी बताया कि सफदर कैसा अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं क्या हैं। M.K. रैना गुस्से से तिलमिला रहे थे। We have walked with the processions because of Safdar Hashmi, because he was a pivotal force for artists in binding them together. In the teachers' processions, when we marched to the boat club, and for 13 years I have seen his plays. I have watched those plays. Those plays are the plays which are relevant, which question all the time the status quo, communal harmony, national integration. What more you want from a citizen? That this kind of a poet, artist, intellectual, painter, writer, ask you the kind of work he is, the range of work and the potential that man can be hit by a goon and he is to be dead. Is that what happens just outside Delhi, which is only 14 minutes distance from here? Do we expect from this to happen? If it happens to Safdar Hashmi, what is left in this country? I am pained. Every one of us are pained about this thing. I don't care who is in what politics. I have right to talk what I want to say. How can any goon come with lathis and just finish people? उनकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। हबीब तनवीर आमतौर पर तैश में आकर बात करने वाले व्यक्ति नहीं थे, मगर उस दिन उनके शब्द दहकते अंगारे थे।
And if it is so, if this is the situation, one would like to say, on the whole, people, then we will defend ourselves, because 100 gundas against one unarmed man or a band of artist performers is not, they cannot possibly cope with this sort of thing. It should be then, let's all be given weapons. We perform, we have our own guns, we kill or get killed. If this is the situation, this is how we should behave. Otherwise, we must put an end to this. उस जमाने में संवाददाता सम्मेलनों के बारे में अखबारों में ही पढ़ने को मिलता था, लिहाजा मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुआ करते हैं। मैं ये देखकर अचंभित था कि यहां बोलने वाले लोग किस कदर भावुक और क्रुद्ध थे। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि वे किसी प्रोटोकॉल का, किसी गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर भी जो कुछ हो रहा था वो मेरी भावनाओं से मेल खाता था, जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम फिर अस्पताल की तरफ चल पड़े। उस दिन सर्द शाम को भी बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे और भीड़ बढ़ती जा रही थी। जोगी, ब्रिजेंद्र और जन्म के साथियों के साथ मैं भी बैठा रहा। बहुत सारे लोग आकर खास तौर पे ब्रिजेंद्र से बात करते थे। इस चक्कर में उस बेचारे को न जाने कितनी बार अपनी यातना के ब्यौरे दोहराने पड़े होंगे। शुक्र है कि मुझे लोगों ने अकेला छोड़ दिया था। जब तब ब्रिजेश आईसीयू से बाहर आता और माला से और सफदर के भाई सोहेल से बात करता। सोहेल भी शाम को ही त्रिवेंद्रम से लौटे थे। उस रात को शायद 10:30 बजे ब्रिजेश आखिरी बार आईसीयू से बाहर आया। उसके पास खबर थी, सफदर नहीं रहा। कुछ मिनटों तक एक सन्नाटा पसरा रहा। फिर किसी ने दबी सी आवाज में नारा लगाया, कॉमरेड सफदर अमर रहे। इस नारे का किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक और नारा लगाया, खून का बदला खून से लेंगे। माला ने उसे तीखी नजरों से देखा और हाथ उठाकर चुप कराया। वो शख्स चुपचाप पीछे हट गया। मैं जहां बैठा था वहीं बैठा रहा, सुन, शून्य में ताकता। थोड़ी देर बाद माला हमारे पास आई। जाओ, थोड़ी देर सो लो, कल सुबह पार्टी ऑफिस आना। ब्रिजेंद्र उस रोज थोड़ी देर पहले घर चला गया था। ललित, जोगी और मैं डीवाईएफआई के दफ्तर गए। हम में से किसी ने कोई बात नहीं की। ललित लगातार सिगरेट फूंके जा रहा था। हम तीनों बैठे दफ्तर की दीवारों को घूरते रहे। कुछ देर बाद ललित उठा, गालियां बकता हुआ बाहर निकल गया। जोगी और मैं वहीं पड़े एक कंबल में सिमट गए। फिर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। दो जनवरी 1989। माला। 2 जनवरी की सुबह माला घर गई थी। 9 बजे तक वो अस्पताल लौट आई। उसको अंदाजा हो गया था कि सफदर बचने वाला नहीं है। एक सीनियर डॉक्टर ने उसको यह बात बता दी थी, शायद न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख ने। माला को याद पड़ता है कि वो डॉक्टर शांत स्वभाव के थे और संतुलित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि सफदर के बचने की उम्मीद बहुत कम है, मगर वे लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सफदर के सिर में लगी चोटों की किस्म और गहराई को देखते हुए सर्जरी करना मुमकिन नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि अगर परिवार के लोग और किसी तरह का इलाज चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। माला ने दूसरे किसी इलाज से इनकार कर दिया। उस दिन अस्पताल में बहुत लोग आए। कुछ माला से जाकर मिले। माला को याद है कि किस तरह बूटा सिंह को लोगों ने आईसीयू में घुसने ही नहीं दिया। दूरदर्शन के भी बहुत सारे कर्मचारी अस्पताल आए थे। सफदर की ये दोस्तियां तब की थीं जब उसने कुछ साल पहले दूरदर्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पर काम किया था। कलाकार तो दिन भर आते ही रहे। माला को याद है कि उस दिन भीष्म साहनी आए थे, इब्राहिम अलकाजी भी आए थे। सुहेल और माकपा के दिल्ली राज्य सचिव जोगेंद्र शर्मा त्रिवेंद्रम से रात को पहुंचे थे। पूरा दिन इंतजार में गुजरा। सफदर की बहनों शबनम और शहला ने खाने पीने का बंदोबस्त किया। दिन में एक दफे अम्मा जी और माला को थोड़ी देर के लिए आईसीयू में जाने दिया। वे सफदर को एक फासले से देखकर लौट आई थीं। सफदर उस समय वेंटिलेटर पर था।
बीते दिन जन्म को 3 जगह नाटक खेलना था, इसलिए माला उस स्कूली किताब की पांडुलिपि साथ लेकर गई थी जो वो उस समय लिख रही थी। उसे उम्मीद थी कि नाटक खेलने के बीच यहां वहां उसे कुछ लिखने का समय मिल जाएगा। अब उसका ख्याल पांडुलिपि पर भटका। जाने उसका झोला उसे कभी वापस मिलेगा या नहीं। मगर शाम को जब वो पार्टी ऑफिस गई तो उसे किसी ने पांडुलिपि समेत झोला थमा दिया। फिर ब्रिजेश ने सफदर की मौत का ऐलान किया, पर माला अभी घर नहीं गई। उसे सफदर की आंखें दान करनी थी। वो चाहती थी कि सफदर के अंग दान कर दिए जाएं और उसका शरीर चिकित्सकीय शोध के लिए दे दिया जाए, मगर इसमें कानूनी अड़चनें थीं, सो ये हो नहीं पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वही दोहराया जो हमने मोहननगर अस्पताल में देखा था कि सफदर के कानों, नाक और गले से बहुत खून बहा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसके सिर पर भोतरे हथियारों से बने गहरे घाव थे। उसके सिर पर लोहे की छड़ों से कम 20 वार किए गए थे। 3 जनवरी 1989, अंतिम विदाई। सुबह वीपी हाउस स्थित पार्टी ऑफिस में सफदर का पार्थिव शरीर आने से पहले ही एक विशाल जनसमूह दफ्तर के बाहर जमा हो चुका था। जब सफदर का शव लाल झंडे में लपेटकर पंडाल में रखा गया, तब तक कई हजार लोग जमा हो चुके थे। अपनी यादों के साउंड ट्रैक पर मुझे उस दिन की 2 आवाजें आज भी सुनाई पड़ती हैं, गगन भेदी नारे और विलाप। मैं रेड वॉलंटियर्स में से एक था। मैं सफदर के शव के साथ खड़ा था, एक मुस्तैद प्रहरी की तरह। मैंने एक ढीली सी लाल शर्ट पहनी थी जो पार्टी ऑफिस में किसी ने मुझे दी थी। मेरे बगल से लोग कतार में गुजरते जा रहे थे। बहुत सारे विपक्ष के नेता थे। वीपी सिंह भी आए थे, जो उसी साल बाद में प्रधानमंत्री बने। तरह तरह के लोग सफदर को श्रद्धांजलि देने आए थे। नहीं आए तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के नेता नहीं आए। कांग्रेस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गुंडों में उनका कोई आदमी नहीं था। जब सफदर की अंतिम यात्रा शुरू हुई तो वॉलंटियर्स की कतारें आगे आगे चल रही थीं। पुरुषों ने लाल कमीजें पहनी थीं और महिला कॉमरेडों ने लाल किनारे वाली सफेद साड़ियां। हाथों में आधे झुके हुए लाल झंडे थे। वॉलंटियर्स की इन कतारों के पीछे टेम्पो में सफदर की अर्थी रखी गई थी। सुहेल, रैना, भीष्म साहनी, माला के पिता और अम्मा जी टेम्पो पर थे। इनके अलावा दिल्ली माकपा के भूतपूर्व, तत्कालीन और भावी सचिव क्रमशः प्रकाश करात, जोगेंद्र शर्मा और पीएमएस गरेवाल यानी पुशी भी टेम्पो पर थे। मैं और जन्म के अभिनेता टेम्पो के पीछे जन्म का बैनर थामे चल रहे थे। हमारे पीछे लोगों का एक हुजूम चल रहा था। इस जुलूस में कम से कम 15,000 लोग रहे होंगे। मुझे अंदाजा भी नहीं है कि उनमें से ज्यादातर लोग कौन थे। बहुत सारे तो हिंदी और अंग्रेजी के तमाम राष्ट्रीय अखबारों में छपी खबर पढ़कर पहुंचे थे। सदमे और शोक की भावनाओं से जूझते हुए धीरे धीरे मैं इस बात को समझने लगा था कि सफदर के कत्ल ने देश के अंतर्मन को छू लिया है। ये बात जन्म के वजूद, सफदर की जिंदगी और वामपंथ की चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इस घटना में वो असंतोष और गुस्सा एक शक्ल ले रहा है जो आने वाले चुनावों में कांग्रेस को धूल चटाने वाला था। शव यात्रा रफी मार्ग स्थित वीपी हाउस से शुरू हुई और संसद मार्ग से कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड, मंडी हाउस, आईटीओ और बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित अखबारों के दफ्तरों के सामने से होते हुए फिरोज शाह कोटला और उसके बाद गांधी समाधि और रिंग रोड पर बढ़ते हुए आखिर में निगम बोध घाट स्थित इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम पहुंची। जिस समय हम बहादुर शाह जफर रोड से गुजर रहे थे, मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक अजनबी था। वो कोई बैंक क्लार्क या किसी अखबार के दफ्तर के कारिंदे जैसा लग रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? जी कहिए। क्या तकरीबन 1 महीने पहले
कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आप लोग ही गीत गा रहे थे? जी हां। तो उस दिन ये भी गा रहे थे? उसने टेम्पो की तरफ इशारा करके कहा। जी हां, असल में उस दिन मैं भी वहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग कौन हैं, मगर हाशमी साहब की पर्सनैलिटी मेरे जहन में बस गई थी। मैंने बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बताया था। मैंने किसी को वैसे गाते हुए नहीं देखा जैसा ये गाते थे। आप प्लीज अपना काम मत छोड़िएगा, हम आपके साथ हैं। मैं सिर्फ इन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था। जैसे वो आदमी आया था वैसे ही नागाह भीड़ में गायब हो गया। जब सफदर का पार्थिव शरीर बिजली की भट्टी में रखा गया, माला ने हमें बुलाया। कुछ लोगों का सुझाव है कि कल हमें झंडापुर में हल्ला बोल परफॉर्म करना चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? हम सब ने निश्शब्द हामी भर दी। ओके, तो फिर कल सुबह रिहर्सल के लिए मिलते हैं। उस रात मैं अपने घर गया। जब मैंने अपने कपड़े उतारे तो एहसास हुआ कि मेरे स्वेटर और जैकेट पर सफदर के खून के निशान थे। उस रात 3 दिन बाद मैं नहाया। फिर मैं अपने बिस्तर में गया और रोता रहा। जनवरी 1989 परफॉर्मेंस। सफदर की मौत के बाद 48 घंटे से भी कम समय के भीतर हम झंडापुर में उसी जगह वो नाटक फिर से खेलने गए जो उस दिन रोक दिया गया था। मेरे ख्याल में यह भारतीय रंगमंच के इतिहास में किसी भी नुक्कड़ नाटक की सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी। उस दिन हम सुबह तालकटोरा रोड पर इकट्ठा हुए, जहां सीटू का केंद्रीय कार्यालय था। इसी के लॉन में हम अपने नुक्कड़ नाटकों की रिहर्सल किया करते थे। जिस वक्त नाटक को रोका गया था, उस वक्त जो जो साथी परफॉर्म कर रहे थे, आज उन्हीं को फिर से नाटक करना था। सिर्फ एक बदलाव हो गया था। उस दिन विनोद को नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। चूंकि मुझे उसकी लाइनें और मूवमेंट मालूम थे, इसलिए उसकी जगह मुझे चुना गया। ये इत्तेफाक ही था कि 1 तारीख को मैं झंडापुर में था, जबकि उस दिन मुझे वहां नहीं जाना था, और 4 तारीख को एक बार फिर इत्तेफाक से ही मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था। सबने फटाफट अपनी लाइनें दोहराई। शो से पहले लोगों को संबोधित करने का जिम्मा आज भी मुझे सौंपा गया। रिहर्सल के बाद हम भाड़े की बस में झंडापुर के लिए रवाना हुए। जब हम मंडी हाउस पहुंचे तो मैंने पाया कि लोगों को झंडापुर ले जाने के लिए और भी बहुत सारी बसें तैयार थीं। मेरी गिनती के हिसाब से 15 बसें तो जरूर थीं, शायद और भी रही हूं। किसी बस में पांव रखने की जगह नहीं थी। सब ठसाठस भरी हुई थीं। झंडापुर में सैकड़ों मजदूर पहले से जमा थे। उस दिन वहां उन संकरी गलियों में 5000 से ज्यादा लोग जमा थे। उनमें से बहुत सारे कलाकार, लेखक, कार्यकर्ता और बाकी प्रोफेशनल्स थे। उस दिन बहुत से जाने पहचाने चेहरे मौजूद थे, मगर ज्यादातर अब धुंधला गए हैं। जो एक शख्स वहां नहीं था, वो था सुहेल हाशमी, सफदर का बड़ा भाई। मुझे दशकों बाद यह बात मालूम हुई कि उसे उस दिन ऑफिस में रुकने के लिए कहा गया था ताकि वो पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन कॉल्स अटेंड कर सके। इसके लिए पार्टी को किसी सीनियर और जिम्मेदार साथी की जरूरत थी। जाहिर है कि उस समय मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे, मगर यह फैसला सिरे से बेमानी साबित हुआ। सारे पत्रकार तो झंडापुर पहुंचे हुए थे। सुहेल को एक भी कॉल अटेंड नहीं करना पड़ा। वो सारा दिन खाली बैठा रहा। खैर, पहले हमने बस्ती में खामोश जुलूस निकाला। हम राम बहादुर के घर के आगे से गुजरे। हमने उसको श्रद्धांजलि दी। महज 1-1.25 साल पहले इस नौजवान की शादी हुई थी। कुछ ही माह पहले उसका बच्चा हुआ था। बाद में पता चला कि इस दौरान माला कुछ देर राम बहादुर की पत्नी पवित्रा और उनके शिशु के पास भी रही। सफदर के पुराने दोस्त काजल घोष की अगुवाई में परचम ने 2 गीत गाए। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, और लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। उस वक्त मुझे इल्म नहीं था
कि लाल झंडा लेकर गाना सफ्दर ने ही बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था। जब परचम के साथियों ने हजार भेस भर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर, गाया तो उनके सुर में सुर मिलाते मेरा गला रुंध गया। हर तरफ लोग ही लोग थे, हर कोने हर दरवाजे पर आंखें हम पर लगी थीं, छतों पर कूड़े के ढेर तक पर लोग जमा थे। मैंने इतने दर्शक पहले कभी नहीं देखे थे। बहुत सारे लोग हाथ से बनी तख्तियां लेकर आए थे जिन पर सफ्दर जिंदाबाद और सफ्दर तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी जैसी इबारतें लिखी थी। हर तरफ लाल झंडे दिखाई दे रहे थे। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था और फिर न जाने कैसे और कहां से शब्द निकलने लगे। आज हम अपना अधूरा नाटक पूरा करने आए हैं। हम अपने दर्शकों से किया गया अपना वादा पूरा करने आए हैं। हम यहां यह ऐलान करने आए हैं कि वे हमें मार सकते हैं मगर हमें रोक नहीं सकते। हम यहां कॉमरेड राम बहादुर को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम यहां यह बताने आए हैं कि कॉमरेड सफ्दर हाशमी की मौत नहीं हुई है, वे यहां जीवित हैं, हम सब में और देश के बेशुमार नौजवानों की जिंदगियों में जिंदा है। नाटक एक उदास अंदाज में शुरू हुआ। हम बस मशीन के पुर्जों की तरह अपने अपने किरदार निभा रहे थे। हल्ला बोल नाटक के पहले कुछ मिनटों में काफी हंसी मजाक है। इन पंक्तियों के दौरान खुद हमें भी हंसना होता है, पर उस दिन कौन हंसता? सब तो सदमे और शोक में डूबे हुए थे। इसके बाद नाटक में एक मुकाम आता है जहां नाटक रोकने के लिए आए ठुल्ले को देखकर सारे किरदार कोने में घेरा बनाते हैं और मशवरा करते हैं कि अब आगे क्या करना है। जब हमने ये झुंड बनाया तो इत्तेफाक से मैं माला के ठीक सामने था। उसने पैनी निगाहों से हम सबको देखा। क्या हुआ है तुम सबको? हंसो। झुंड जब खुला तो वो झूम कर पीछे मुड़ी और उसने जोर से ठहाका लगाया, मानो उसने हमें ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिया। नाटक में जान पड़ गई। कुछ ही लम्हों में दर्शक भी ठहाके लगाने लगे। अगले दिन इस परफॉर्मेंस और उसमें अभिनय करती माला की तस्वीरें देश भर के अखबारों की सुर्खियों में थीं। जहां उसका कॉमरेड और दोस्त, उसका महबूब शहीद हुआ था, वहीं हम सबको ले जाकर नाटक खेलने के इस साधारण से कृत्य ने उसे एक ऐतिहासिक किरदार बना दिया था। आने वाले दिनों में देश भर के छोटे बड़े कस्बों, शहरों और गांव में न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हुए। माला ने बंबई, त्रिपुरा, केरल और न जाने कहां कहां जाकर विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। जनवरी के आखिर में वो कलकत्ता गई, जहां कुछ दिनों बाद हल्ला बोल नाटक खेलने के लिए हम लोग भी पहुंच गए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से सफदर को मरणोपरांत डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहां हुई प्रस्तुति के बाद हमें छात्र छात्राओं ने घेर लिया था। मेरी जिंदगी में अकेला ऐसा मौका था जब मैंने ऑटोग्राफ बुक्स पर हस्ताक्षर किए हों। हमारे इस टूर की आखिरी प्रस्तुति सॉल्ट लेक स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में हुई, जहां तकरीबन 25,000 लोग हमारे साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए आए थे। देश भर में सफ्दर और माला के बारे में कविताएं, गीत और नाटक लिखे और खेले गए। कलाकारों ने पेंटिंग और पोस्टर बनाए और बुद्धिजीवी और कार्यकर्ताओं ने भाषण दिए। 4 जनवरी की परफॉर्मेंस के महज कुछ दिनों के भीतर सफदर हाशमी मेमोरियल कमेटी का गठन हुआ, जो सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट सहमत के गठन की दिशा में पहला कदम था। आने वाले वक्त में इसी सहमत ने सांप्रदायिकता तथा हिंदू दक्षिणपंथ के उभार के खिलाफ कलाकारों और बुद्धिजीवियों को एकजुट और गोलबंद करने में अभूतपूर्व भूमिका अदा की। सत्यजीत रे हों या रविशंकर, अडूर गोपाल कृष्णन हों या उत्पल दत्त, कृष्णा सोपती हों या राजेंद्र यादव, छोटे बड़े जाने अनजाने न जाने कितने कलाकारों, बुद्धिजीवी और साहित्यकारों ने सार्वजनिक रूप से एकजुटता और समर्थन व्यक्त किए। ये एक असीम फहरिस्त थी। इसी क्रम में एक साहसिक कदम उठाते हुए 8 जनवरी को शबाना आजमी ने दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से सफदर की हत्या के खिलाफ एक विरोध वक्तव्य पढ़ा। What is very important right now is that we have been distributing some leaflets in the audience.
My fear is that not all the leaflets have been equally distributed, and so I choose this occasion to read out our protest. Please bear with me. While performing a street play in Sahibabad township, only 15 kilometers from Delhi on 1st January 89, Safdar Hashmi, member of the Communist Party of India Marxist and a well-known cultural activist, was murdered in broad daylight by the followers of a Congress I-supported candidate. Apart from working in theatre, Safdar also contributed to the cinema as a critic, actor and commentator. We filmmakers and film lovers wish to register our protest against a system that on the one hand claims to promote creativity and on the other connives in the murder of cultural activities. हॉल के बाहर मौसम बादलों से मटमैला हो चला था। सर्द तेज हवाएं चल रही थीं और दिलीप कुमार सफदर की तस्वीर लिए प्रदर्शनकारियों की कतार में खड़े थे। अगले दिन देश भर में सुनियोजित विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ महीने बाद 12 अप्रैल को सफदर का जन्मदिन था, जिसे कलाकारों के आह्वान पर राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में उस दिन 30,000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक खेले गए। सहमत की स्थापना के समय से ही उसके मुख्य संगठनकर्ताओं में शामिल राजेंद्र प्रसाद, जिनको सब राजन कहते हैं, ने सालों बाद मुझे बताया कि उनके हिसाब से अगर माला ने उस दिन झंडापुर में अधूरे नाटक को पूरा करने का हौसला न दिखाया होता तो सहमत अस्तित्व में ही नहीं आ पाता। ये सच्ची बात है। उस दिन माला एक निःशब्द अवहेलना की जीती जागती तस्वीर बनी हुई थी। मुझे उसकी आंखों के वो तेवर याद हैं। अपने इरादे पर अटल, उस शोक की झलक भी नहीं जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी दुबली पतली काया में फौलाद की रीढ़ थी। वो बिल्कुल सतर चट्टान की तरह सिर उठाए खड़ी थी। उसकी साधारण सी कदकाठी उस दिन अविश्वसनीय रूप से विराट लगने लगी थी। और वो आवाज साफ गूंजती हुई, खनकती, दर्शकों के ऊपर तैरती, उनके दिलों में उतरती वो अविस्मरणीय आवाज। बोल हल्ला बोल, 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 बोल हल्ला बोल। हल्ला बोल सफदर हाशमी की मौत और जिंदगी के लेखक हैं सुधन्वा देशपांडे। मूल अंग्रेजी से हिंदुस्तानी अनुवाद योगेंद्र दत्त। इस किताब के अंग्रेजी प्रकाशक हैं लेफ्टवर्ड बुक्स और हिंदी प्रकाशक हैं वाम प्रकाशन। इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं हिमांशु सिंह, साउंड एडिटर ध्रुव राय, फोटोग्राफर तपेश शर्मा, ग्राफिक डिजाइन शर्ना दस्तूर। पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हर्ट साउंड स्टूडियो नई दिल्ली में हुई है। साउंड रिकॉर्डिंग और मास्टरिंग मोहम्मद हसन सिद्दीकी उर्फ हसन भाई। सिग्नेचर ट्यून MD पल्लवी। ऑडियो इंटरव्यूज के लिए आभार जननाट्य मंच और सुधन्वा देशपांडे। अन्य आभार काजल घोष, परचम, जननाट्य मंच, बैफुट, समीरा अयंगर, विनूता माल्या, हसन भाई का पूरा परिवार, अमृता सुभाष, रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह। इस एपिसोड में आवाजें सुधन्वा देशपांडे, MK रायना, हबीब तनवीर और सानिया हाशमी। पॉडकास्ट के निर्देशक हैं आशीष पालीवाल और सुधन्वा देशपांडे और निर्माता हैं आशीष पालीवाल।